नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पार्ट थर्ड जो है वो लेकर के आए हैं और यहाँ पर शुरू के जो फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट हैं उसमें आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही हम लोगों ने यहाँ पर ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। और जिस प्रकार से बहुत सारे बच्चों का ये रिप्लाई आ रहा है कि वो लोग संतुष्ट हैं इस प्रकार की श्रृंखला से और वो इसी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमसे चाह रहे थे, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एग्जाम के हिसाब से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाए। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो अगले हमारे क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस की हम बात करें तो साथियों, आज का यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। रेड रस्ट डिसीज इज रिलेटेड विथ, यानी कि जो लाल गेरुआ बीमारी है, लाल गेरुआ जो रोग है वो कौन सी फसल से संबंधित है। ठीक है साथियों, यह हमारे ऑप्शन है कॉटन यानी कि कपास, शुगर केन यानी कि गन्ना, मस्टर्ड यानी कि सरसों और टी यानी कि चाय। वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी प्रकार के रस्ट हैं गेरुआ की हम बात करें, चाहे वो ब्लैक रस्ट की बात करें, ब्राउन रस्ट की बात करें, येलो रस्ट की हम बात करें या वाइट रस्ट की हम बात करें, ये सारे जो रस्ट हैं ये फंगस से होते हैं। लेकिन जो रेड रस्ट होता है, लाल गेरुआ, वो चाय के अंदर होने वाली एक बीमारी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो डिसीज है ये चाय की डिसीज है और आपको विशेष ध्यान देना है कि रेड रस्ट जो होता है वो एक प्रकार की एल्गी यानी कि शैवाल से, एल्गी यानी कि शैवाल से होने वाली बीमारी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि वो कौन सा रस्ट है जो फंगस से न होते हुए एल्गी यानी कि शैवाल से होता है। तो यहाँ पर चाय के अलावा हम बात करें तो कॉफ़ी के अंदर, मैंगो के अंदर और लीची के अंदर। तो चाय, कॉफ़ी, मैंगो और लीची, इनमें जो रेड रस्ट है, ये रेड रस्ट जो है ये एल्गी यानी कि शैवाल से होता है। और एल्गी का भी यहाँ पर यदि आपको साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो सी फेल्यूरोज उसका नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी फेल्यूरोज। तो यहाँ पर जो एल्गी यानी जो शैवाल है, ग्रीन एल्गी जो हरी शैवाल होती है, उसका साइंटिफिक नेम है सिफिलिरोज और इसकी वजह से इन फसलों में लाल गेरुआ नामक बीमारी जो है वो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इज फाउंड इन सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड वेराइटी। इम्प्रूव्ड वेराइटी यानी कि जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं उसमें कौन सा गुण होता है। एक अच्छी किस्म की हम बात करें, अच्छी वैरायटी की हम बात करें, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। ऑप्शन में हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी यानी कि उच्च अंकुरण क्षमता, जेनेटिक प्यूरिटी यानी कि आनुवांशिक शुद्धता, विगर यानी कि ओजस्वी और सभी। देखिए दोस्तों, वैरायटी के अंदर किसी अच्छी वैरायटी में कौन कौन से कैरेक्टर होना चाहिए, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा डी यानी कि सभी। एक अच्छी वैरायटी में सभी गुण मौजूद होना चाहिए। जर्मिनेशन भी उसके अंदर अच्छा होना चाहिए, उसकी जेनेटिक प्योरिटी, उसमें आनुवांशिक शुद्धता, जिस वैरायटी को वो बिलोंग करती है उसमें वो सारे कैरेक्टर होना चाहिए। तो जेनेटिक प्योरिटी भी यहाँ आवश्यक है। और पौधे जो होते हैं वो वेगरस यानी कि ओजस्वी भी होना चाहिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। यहाँ पर यदि ऐसा क्वेश्चन आता कि इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे जेनेटिक प्योरिटी जो है, आनुवांशिक शुद्धता, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है किसी भी वैरायटी के अंदर। और हम लोग प्योर सीड की जो बात करते हैं, शुद्ध बीज की हम बात करते हैं, और बीज की जो कीमत होती है वो उसकी आनुवांशिक शुद्धता के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर होता है वो जेनेटिक प्योरिटी यानी कि आनुवांशिक शुद्धता का होता है। और वैसे अगर बात की जाए तो एक अच्छी वैरायटी में ये सारे गुण मौजूद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपसे फिर मैं पुनः एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी अगर यहाँ पर पढ़ने को मिलती है तो आप लोग उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बिल्कुल आते ही हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ द राइस। धान की बीज दर की बात की गई है और वो भी नर्सरी के लिए। कौन सी मेथड में? डेपोग मेथड में। डेपोग विधि में धान की अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो कितना बीज यहाँ पर लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेपोग जो मेथड है ये फिलीपींस, IRRI, फिलीपींस मनीला, वहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है।
और ये एक सोइल लेस मेथड है, यानी कि इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पर हम बात करें तो 12 दिन में लगभग सीडलिंग जो होती है वो रेडी हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो डेपोक मेथड है इसमें जो सीडलिंग हम तैयार करते हैं, नर्सरी हम तैयार करते हैं, उसमें पक्के फर्श के ऊपर हम लोग पौधों को तैयार करते हैं, तो यहाँ पर मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो मेथड है ये IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला वहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है। और इसमें 12 दिन के अंदर लगभग पौधे जो हैं वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर कितना सीड का रिक्वायरमेंट होता है, तो 3 से 4 किलोग्राम सीड प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो डेपोक मेथड राइस के लिए नर्सरी तैयार करने की एक बहुत अच्छी विधि है। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाई साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप, यानी कि उच्च लवण सहिष्णु फल वृक्ष कौन सा है? ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जो साल्ट को या लवण को सहन कर सकता है? डेट पाम यानी कि खजूर और फालसा, पियर यानी कि नाशपाती और फालसा, एप्पल और पियर यानी कि सेवफल और यहाँ पर जो है वो नाशपाती है, और आम और नाशपाती मैंगो और पियर की बात की गई है। साल्ट को टॉलरेंट करने की जब हम बात करें, लवण के सहनशील की, तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जो डेट पाम है यानी कि जो खजूर है वो, और जो फालसा होता है ये साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा डेट पाम और फालसा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें, और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया की सांद्रता की बात की गई एट द टाइम ऑफ द फोलियर एप्लीकेशन या फोलियर स्प्रे। फोलियर एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं पर्णीय छिड़काव, पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर देना। और यूरिया का यदि हम फोलियर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, यूरिया का पानी में घोल बना करके पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना चाहते हैं, तो इसकी सांद्रता कितनी होना चाहिए? ऑप्शन में 4 से 5%, 6 से 7%, 2 से 3 और 0 से 1। साथियों, यूरिया की अधिकांश स्प्रे के समय जो घोल बनाया जाता है वो लगभग 2 से 3% का घोल यहाँ पर तैयार किया जाता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यूरिया के ऊपर कि यूरिया जो है इसका हम लोग पर्णीय छिड़काव यानी कि फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड रूप में पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट अपटेक द नाइट्रोजन इन नाइट्रेट फॉर्म। अधिकांश पौधे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, NO3 के रूप में अपटेक करते हैं। लेकिन यूरिया की जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड के रूप में होती है। यही कारण है कि हम लोग यूरिया का घोल बना करके पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं, जहां स्टोमेटा के माध्यम से पौधे जो है वो नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। और यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जो ऑर्गेनिक नेचर का होता है, कार्बनिक प्रकृति का उर्वरक होता है। मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक इन द नेचर। अधिकांश जो उर्वरक हैं वो अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, लेकिन यूरिया जो है वो उसका अपवाद है, ये कार्बनिक प्रकृति का उर्वरक है। और यूरिया के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि यूरिया को सन 1828 में वोहलर के द्वारा लेबोरेटरी में बनाया गया था। यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर बनाया गया कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो वह है यूरिया। इसके पहले की हम बात करें तो बर्जिलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत के रूप से ये कह रखा था। बर्जिलियस का जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उनके हिसाब से कहना था कि कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ये सिर्फ पेड़ पौधे या जंतुओं से ही प्राप्त होता है। जीवों के अंदर लिविंग बींग्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनसे ही ऑर्गेनिक मैटर की प्राप्ति होती है, कार्बनिक पदार्थ खाली वहीं से प्राप्त होता है। लेकिन वोहलर ने 1828 में जब यूरिया बनाया सबसे पहले, तो उन्होंने बर्जिलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत को गलत साबित कर दिया कि कार्बनिक पदार्थ को हम लोग लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर यूरिया के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि यूरिया की जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में पाई जाती है? एमाइड के रूप में पाई जाती है। यूरिया में 46% जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46, कवरिंग द सीड विथ लेयर ऑफ द फर्टिलाइजर इज नोन एज। सीड यानी कि बीज को यदि हम उर्वरक से
यदि उसकी परत चढ़ा देते हैं, क्या है, उर्वरकों की बीजों पर परत चढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? अल्टीमेटली अगर यहाँ पर देखा जाए तो सीड के आसपास अगर हम किसी उर्वरक की एक लेयर या परत बना देते हैं उसको कहा जाता है कोटिंग, सीड कोटिंग, कोटेड। वैसे अगर देखा जाए तो कोटेड यूरिया ये एक बड़ा फेमस टर्म है जो हम लोग सुनते हैं, और जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, हम चाहते हैं कि जो उर्वरक है उसमें से नाइट्रोजन की हानि नहीं हो, और नाइट्रोजन जो है वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर रिलीज होगी तो पौधे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाएंगे और नाइट्रोजन का लॉसेस कम होता है। तो ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि कोटेड यूरिया आता है, सल्फर कोटेड यूरिया आता है, नीम कोटेड यूरिया आता है। यहाँ पर कोटिंग सीड की हम बात करें, बीज के ऊपर यदि हम कोटिंग कर रहे हैं, उर्वरक की यदि एक परत चढ़ा देंगे तो उसको सीड कोटिंग हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 47, और इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विच वीड इज कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल मेथड? वह कौन सा खरपतवार है जिसको सबसे पहले जैविक विधि के द्वारा नियंत्रित किया गया था? देखिए, इको फ्रेंडली मेथड, इको फ्रेंडली यानी कि परिस्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो परिस्थिति और वातावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जब हम किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं करते, और जैविक शत्रु या बायो एजेंट, चाहे वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई इंसेक्ट हो, उसका उपयोग करके हम जब किसी प्लांट का कंट्रोल करते हैं उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण। और सबसे पहले बायो कंट्रोल जिस वीड का किया गया, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कांग्रेस ग्रास यानी कि गाजर घास की हम बात करें, कांग्रेस ग्रास, उसी को यहाँ पर पार्थेनियम लिख दिया गया है, तो पार्थेनियम और कांग्रेस ग्रास ये दोनों एक ही होता है ना। फिर लेंटाना केमरा यानी कि जरायन, और यही हमारा आंसर है दोस्तों कि जो लेंटाना केमरा यानी कि जो जरायन होता है, इसी को सबसे पहले बायो कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल किया गया था। क्रूसिडोसेना लेंटाना और एग्रोमाइजा लेंटाना इसके बायो एजेंट थे, और हवाई द्वीप के अंदर इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन से वीड को बायो कंट्रोल किया गया, हमारा आंसर आएगा लेंटाना यानी कि जरायन। और कौन से बायो एजेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, हम लोग बोलेंगे क्रूसिडोसेमा लेंटाना और एग्रोमाइजा लेंटाना। और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पर किया गया था? हवाई द्वीप में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर एक ये बनता है दोस्तों कि जब हम किसी भी बायो एजेंट का यूज करते हैं, जैविक शत्रु का इस्तेमाल करते किसी प्लांट को किल करने के लिए, किसी खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए, तो हमें यहाँ पर स्टारवेशन टेस्ट की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है, स्टारवेशन टेस्ट का संबंध जो है वो किस प्रकार के नियंत्रण से है, स्टारवेशन टेस्ट कब किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टारवेशन टेस्ट हमेशा बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि जैविक नियंत्रण जब करते हैं हम लोग खरपतवार का, वीड का, तब स्टारवेशन टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टारवेशन टेस्ट का मतलब होता क्या है। हिंदी में अगर देखा जाए तो स्टारवेशन टेस्ट का मतलब होता है भूखमरी परीक्षा, यानी कि उस बायो एजेंट, मान लीजिए हम किसी इंसेक्ट का उपयोग करना चाहते हैं किसी वीड के कंट्रोल के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको कुछ समय के लिए भूखा रखा जाएगा, उस कीट को, उस इंसेक्ट को कुछ समय के लिए भूखा रखा जाएगा, और फिर उसको किसी दूसरे प्लांट के ऊपर छोड़ा जाएगा। मान लीजिए हम लोग उस इंसेक्ट को जारायन के लिए, लेंटाना केमरा के लिए यूज करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर रिलीज करने के पहले उस इंसेक्ट को भूखा रख करके किसी और पौधे के ऊपर रिलीज करेंगे, सोयाबीन के ऊपर रिलीज कर देंगे, गेहूं के ऊपर रिलीज कर देंगे, है ना, मक्का पर रिलीज कर देंगे। अब हम देखेंगे कि वो इंसेक्ट जो है वो भूखा रहने के पश्चात अगर उसको ये वाला प्लांट नहीं मिलता है तो क्या वो किसी और होस्ट प्लांट के ऊपर अटैक करता है, क्या वो किसी और होस्ट प्लांट से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। अगर उसने भूखा रहने के दौरान दूसरे पौधे को भी खाना आरंभ कर दिया है तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो भाई हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो वो स्टारवेशन टेस्ट में फेल हो जाता है। यदि इंसेक्ट ऐसा है जो सिर्फ जरायन के ऊपर ही अटैक करता है, बाकी दूसरे पौधे के ऊपर, दूसरे पौधे को खाना पसंद नहीं करता, भले ही वो भूखा मर के मर जाएगा लेकिन किसी और पौधे पर आक्रमण नहीं करेगा, हम बोलेंगे उसका स्टारवेशन टेस्ट जो है वो पास हो गया है। इस प्रकार से स्टारवेशन टेस्ट के ऊपर भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडबट्टा डिसीज इज रिलेटेड विथ विच क्रॉप? जो उडबट्टा बीमारी है ये कौन सी फसल से संबंधित है? ऑप्शन में है धान, गेहूं, बार्ले यानी कि जौ, और शुगर केन यानी कि गन्ना। साथियों
बहुत कम पढ़ने में आता है कि इस प्रकार की बीमारी किसी प्रकार की फसल में लगती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मेजर जो डिसीज है, मुख्य जो रोग हैं, पादप रोग, उनके बारे में फोकस करते हैं, वही अच्छे से याद करते हैं, है ना। जैसे कि मैं बात करूं धान की, तो धान में हम लोग ब्लास्ट यानी कि झोंका के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि धान में झोंका बीमारी लगती है। ब्राउन लीफ स्पॉट, पत्ती का जो भूरा धब्बा है उसके बारे में पढ़ते हैं। खेरा डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अकोइची डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत डीप में पढ़ते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जो उड़बट्टा डिसीज है ये भी धान की ही बीमारी है। तो ये पेडी की डिसीज है जो कि फंगस से होती है। तो आप जिस प्रकार से धान की बाकी बीमारियां पढ़ते हैं उसी प्रकार से आपको उड़बट्टा डिसीज भी यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों आपसे एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और इस बार एक नया क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ कि राइस की वो कौन सी डिसीज है, धान की वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से जिब्रेलिन जो हार्मोन है GA3 जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन जो हार्मोन है उसकी डिस्कवरी जुड़ी हुई है। धान की वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से जिब्रेलिन हार्मोन की खोज हुई है। दो क्वेश्चन बनेंगे। जिब्रेलिन जो हार्मोन है इसकी खोज के लिए फसल कौन सी जिम्मेदार है, तो धान। और धान के ऊपर जो फुलिश सीडलिंग डिसीज लगती है, फुलिश सीडलिंग डिसीज या धान का जो मूर्ख रोग है जिसको बकानी डिसीज भी कहा गया है, बकानी डिसीज, ये फुलिश सीडलिंग या बकानी डिसीज या जो मूर्ख रोग है ये जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी से जुड़ा हुआ है। और जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक जो फंगस होती है उस फंगस से ये हार्मोन निकाला गया था, और उस फंगस को सबसे पहले धान के पौधे के ऊपर ही देखा गया था। चलिए आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 ये क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है डायरेक्टरेट ऑफ द व्हीट रिसर्च, गेहूं का, है ना, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, गेहूं का अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है, हैदराबाद, नई दिल्ली, करनाल और बीकानेर। साथियों यहां पर डायरेक्ट हमारा जो आंसर है वो करनाल आएगा। गेहूं के अनुसंधान निदेशालय की हम बात करेंगे तो करनाल आएगा, जबकि अगर धान की हम बात करते पेडी DRR जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR, है ना, जिसे DWR व्हीट के लिए, गेहूं के लिए, उसी प्रकार से अगर DRR की बात करते डायरेक्टरेट ऑफ द राइस रिसर्च तो हमारा आंसर आता है हैदराबाद। तो धान के अनुसंधान निर्देशालय की हम बात करेंगे तो हैदराबाद आंसर आएगा। गेहूं के अनुसंधान निर्देशालय की हम बात करेंगे तो करनाल हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है विल्ट डिसीज इन प्लांट इज काज्ड बाय। विल्ट जिसको हिंदी में उकटा भी कहा जाता है, म्लानी भी कहा जाता है। विल्ट को उकटा भी कहते हैं और म्लानी भी कहते हैं। और ये बीमारी पौधों में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलती है। साथियों वैसे तो विल्ट अलग अलग प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं और कई फसलें यहाँ पर आती है, लेकिन सबसे मेजर अगर डिसीज की हम बात करें तो जो विल्ट होता है ये पल्सेस में लगता है। पल्सेस मतलब दलहनी फसलों की बहुत ही प्रमुख बीमारी है। ये दाल वाली फसलों की मुख्य बीमारी है। और मध्य प्रदेश की हम बात करें, MP की बात करें, जहां पर सोयाबीन खरीफ के सीजन में सोयाबीन खूब लगाया जाता है और उधर रबी के सीजन में चना भी खूब लगाया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खरीफ में सोयाबीन लगाते हैं और सोयाबीन की हार्वेस्टिंग के पश्चात रबी में चना लगा देते हैं। यानी कि सोयाबीन भी दाल वाली फसल है, लेग्यूमिनेसी ग्रुप में आती है, और चना भी जो है वो लेग्यूमिनेसी ग्रुप में आता है। यानी कि दोनों अगर प्लांट सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों जो है वो पल्सेस ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये फंगस जो है उन दोनों ही फसल के अंदर लगेगी। हालांकि जो मेजर डिसीज है वो चने की है, ये ग्राम यानी कि चने की मुख्य बीमारी है, लेकिन चने के अलावा बाकी दलहनी फसलों में भी विल्ट लगता है। तो जो विल्ट है ये अगर देखा जाए तो फंगस से होने वाली डिसीज है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम इस फंगस का नाम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, और ये सोइल बोर्न फंगस है। मिट्टी के द्वारा मिट्टी जनित बीमारी कहलाती है ये, सोइल बोर्न डिसीज है फंगस। और हम बात करें कि अगर बारिश के अंदर भी हम लोग सोयाबीन लगा रहे हैं, बारिश के बाद हम लोग चना लगा रहे हैं और बार बार यदि दलहनी फसल लगाएंगे तो डेफिनेटली इस प्रकार की बीमारी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कई किसान परेशान है कि उनके यहाँ
चने के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस प्रकार की डिसीज को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 3 वर्ष का 3 ईयर क्रॉप रोटेशन, 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। ऐसा आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विल्ट डिसीज का कंट्रोल करने के लिए बेस्ट हमारे पास में मेजर क्या है, अच्छा उपाय क्या है। तो हम बोलेंगे कि 3 वर्ष के लिए कम से कम फसल चक्र अपनाना चाहिए। और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये संभव नहीं है। कारण क्या है कि वहाँ पर वो सोयाबीन भी लगाते हैं और चना भी लगाते हैं, और सोयाबीन हमारी मुख्य फसल है खरीफ की। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि पूरे खेत में एक साथ अगर रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो अलग अलग हिस्सों में बांट करके हम लोग उसमें क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। और सेकंड, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो रेसिस्टेंट वैरायटी है, लाइक अवरोधी की हम बात करें, चने में जो अवरोधी जो वैरायटी है वो विल्ट के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी है। तो जितनी भी रेसिस्टेंट वैरायटी है उनका इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा कि जो विल्ट है, खास करके पल्सेस मतलब दाल वाली फसलों का जो विल्ट है वो फंगस से लगता है, और फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे ख्याल से इसमें कोई तकलीफ आना नहीं चाहिए आपको। पोटाश परसेंटेज इन एमओपी, एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी की हम बात करें, म्यूरेट ऑफ पोटाश, और इसी एमओपी को केसीएल भी कहा जाता है। केसीएल पोटेशियम क्लोराइड, इसको पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं केसीएल। और इसमें पोटाश की मात्रा की हम बात करें तो 60% इसके अंदर पोटाश पाया जाता है ना। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो केसीएल है, ये जो एमओपी है, ये तंबाकू के अंदर, गन्ने के अंदर, आलू के अंदर, चुकंदर के अंदर, इनमें हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द टोबैको क्रॉप, शुगर केन, शुगर बीट, पोटैटो। तो यहाँ पर इन फसलों की बात करें कि हम लोग अगर गन्ने में, आलू में, चुकंदर में, तंबाकू में अगर पोटाश देना चाहते हैं तो हम इसका यूज़ तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि तो हार्मफुल है ना। तो फिर इसके स्थान पर इन फसलों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर एसओपी का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फेट ऑफ पोटाश। एसओपी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर केसीएल जो है, ये इसमें जो क्लोरीन होता है ये उनकी गुणवत्ता के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर केसीएल की बजाय एसओपी का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ करेंगे? तंबाकू में, गन्ने में, चुकंदर में, आलू में, इनके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ पोटाश, एसओपी। अभी हमने बात की सल्फेट ऑफ पोटाश, एसओपी, जो कि केसीएल के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका फार्मूला क्या है दोस्तों? तो सल्फेट ऑफ पोटाश को K2SO4 के रूप में लिखा जाता है। तो इसका फार्मूला जो है वो K2SO4 होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम जाएं। क्वेश्चन नंबर 53, सनफ्लावर। सनफ्लावर इज बिलोंग्स टू विच बोटेनिकल फैमिली? सूर्यमुखी जो है ये किस वानस्पतिक कुल की फसल है, यानी कि इसका परिवार क्या है, कुटुंब क्या है, फैमिली क्या है? लिनिएसी, कंपोजिटी, पेडिलिएसी और यूफोर्बिएसी। साथियों सूर्यमुखी की हम बात करें, कंपोजिटी परिवार का पौधा है, और कंपोजिटी परिवार का एक और नाम है एस्टेरेसी। तो इसको एस्टेरेसी परिवार भी कहा जाता है। और आपको यहाँ पर मैं बता दूं, जितनी भी प्लांट फैमिली है, जितने भी पादप परिवार है, उन प्लांट फैमिली के अंदर सबसे बड़ी फैमिली का नाम, नेम ऑफ द बिगेस्ट प्लांट फैमिली, सबसे बड़े परिवार का नाम क्या है? तो कंपोजिटी परिवार जो है ये सबसे बड़ा पादप परिवार है। डाइकोट द्विबीजपत्री में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? तो भी कंपोजिटी आएगा। ओवरऑल में सबसे बड़े परिवार का नाम बताइए, तो कंपोजिटी परिवार सबसे बड़ा परिवार है। सनफ्लावर की फैमिली है। सनफ्लावर के जो फ्लावर होते हैं, इसका जो पुष्प होता है, इसमें 2 प्रकार के पत्रक होते हैं, 2 प्रकार के फ्लोरेट्स होते हैं। तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सनफ्लावर सूर्यमुखी है, इसमें जो फ्लोरेट्स होते हैं, पत्रक जो होते हैं इसके पुष्प क्रम में, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं रे फ्लावर और एक को बोलते हैं डिस्क फ्लावर। ठीक है, तो रे फ्लावर और डिस्क फ्लावर ये इसके 2 प्रकार के फ्लोरेट्स होते हैं। और रे जो है दोस्तों, ये जो है ये फीमेल होते हैं, जबकि डिस्क की हम बात करें तो ये मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, तो रे को हम लोग रश्मि पुष्प कहते हैं और डिस्क को हम लोग बिंब पुष्प कहते हैं। तो रश्मि पुष्प और बिंब पुष्प, उसमें जो रे होता है ये फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लोरेट्स होते हैं। और सनफ्लावर की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं, सनफ्लावर के
इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग कैपिटुलम या हेड कहते हैं। तो इसका जो पुष्प क्रम होता है सूर्यमुखी का वो क्या कहलाता है, वो कैपिटुलम या हेड कहलाता है, जिसको हम हिंदी में मुंडक पुष्प कहते हैं। तो सनफ्लावर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और परिवार जो है कंपोजिटी परिवार, इसको एस्टेरेसी परिवार के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनफ्लावर ऑयल इज बेनिफिशियल फॉर हार्ट पेशेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड। यानी कि जो हार्ट पेशेंट है, हृदय रोगी जो हैं, जिनको दिल की बीमारी है ना, दिल की बीमारी कई प्रकार की होती है ना, आजकल युवाओं में विशेष प्रकार की बीमारी देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें जो एक्चुअल में हार्ट डिसीज है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बढ़ने की वजह से होती है, तो उन हार्ट पेशेंट के लिए सनफ्लावर बड़ा अच्छा माना गया है। उसका क्या कारण है, तो सूर्यमुखी का जो तेल है उसमें ऐसा कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। साथियों, सनफ्लावर जो है ये पूफा का बड़ा अच्छा स्रोत है। सनफ्लावर ऑयल इज गुड सोर्स ऑफ दी पूफा। पूफा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पूफा। और जो असंतृप्त वसी अम्ल है, हिंदी में हम बात करें असंतृप्त वसी अम्ल, ये सूर्यमुखी के तेल में होते हैं। और यहाँ पर हम बात करें इनमें कि असंतृप्त वसी अम्ल कौन सा है, लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड जो है इसकी वजह से ये सनफ्लावर का जो ऑयल है ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पूफा है इसके अंदर आने वाले एमिनो एसिड कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पर है लिनोलिक एसिड, इसके अलावा कौन कौन है, तो आपको अगर याद करना है तो आप बोल सकते हैं ओला, OLLA ओला। ये जो ओला है, ओला में इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो ओलिक, O फॉर ओलिक, L फॉर लिनोलिक, फिर अगेन L जो है लिनोलिनिक, और A का मतलब होता है आर्चिडोइक। तो इस प्रकार से ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक और आर्चिडोइक ये ऐसे वसी अम्ल हैं जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड या असंतृप्त वसी अम्ल कहलाते हैं और ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और सनफ्लावर का जो ऑयल होता है वो लिनोलिक एसिड का बड़ा अच्छा सोर्स होता है। तो ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। और वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, सनफ्लावर के अलावा जो सेफ फ्लावर होता है ये भी पूफा का बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। तो दोनों प्रकार के ऑयल, सेफ्लावर यानी कुसुम का तेल और सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी, ये दोनों ही हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। और ये जिस प्रकार के क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए यही लेवल एग्रीकल्चर की बहुत सारी एग्जाम में रखा जाता है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं आता, लेकिन इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जिस पर हमें अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा इज ए, स्ट्राइगा क्या है, ये एक पैरासिटिक वीड है, परजीवी खरपतवार है। तो इसका नेचर किस प्रकार का है, स्ट्राइगा को हम लोग विच वीड कहते हैं। स्ट्राइगा को विच वीड कहा जाता है, विच वीड कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और स्ट्राइगा का नेचर कैसा है, कंप्लीट रूट पैरासाइट, पूर्ण जड़ परजीवी, पार्शियल रूट पैरासाइट यानी कि अर्ध या आंशिक जड़ परजीवी, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट यानी कि पूर्ण तना परजीवी, या पार्शियल स्टेम पैरासाइट या अर्ध तना परजीवी। स्ट्राइगा के बहाने हम उन भी अलग जो और भी पैरासिटिक वीड हैं उनकी हम बात करें। और जितने भी पैरासिटिक वीड हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं उनको याद करने का बढ़िया तरीका है कि आप लोग बोलें CLOS क्लोज। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये बता रखा है और आप में से भी अगर किसी ने पहले अगर क्लास अटेंड कर रखी है तो डेफिनेटली उनको पता होगा कि क्लोज का मतलब क्या होता है। C फॉर कस्कुटा यानी कि अमरबेल, L फॉर लोरेंथस, O फॉर ओरोबंकी जिसको ब्रूम रेप या भुईफोड़ा कहते हैं, और S फॉर स्ट्राइगा। तो CLOS। अब याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि ये बताइए कि किसी भी प्लांट में उसकी रूट कहाँ होती है, जड़ कहाँ होती है। तो पौधे की जड़ कहाँ होती है, अंडरग्राउंड नीचे की साइड पे, और उसका जो वेजिटेटिव पार्ट है उसका स्टेम जो है वो कहाँ होता है, एरियल हवा के अंदर। तो हम बोलेंगे ऊपर वाले जो दोनों हैं ये स्टेम तने की बात करेंगे, नीचे वाले जो दोनों हैं ये रूट यानी कि जड़ की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर जहां O फॉर ओरोबंकी है उसको आप 100 बना दीजिए, O फॉर ओरोबंकी है 100 बना दीजिए, S फॉर स्ट्राइगा है तो 50 बना दीजिए।
तो ये 100, ये 50, इसके ऊपर वाला लोरेंथस जो है ये वापस है 50, तो ये वापस से 100। C4 कंप्लीट, C4 कंप्लीट, C4 कस्कूटा। तो हम क्या बोलेंगे, 100% स्टेम के ऊपर पैरासाइट, कौन, कस्कूटा। अमरबेल 100% तने के ऊपर परजीवी है, लोरेंथस 50% तने के ऊपर परजीवी, ओरोबंकी 100% जड़ के ऊपर, और स्ट्राइगा 50% जड़ के ऊपर। तो हमारा आंसर यहां पर आएगा कि जो स्ट्राइगा है वो सेमी रूट पैरासाइट है। तो अर्ध जड़ परजीवी हमारा आंसर हो जाएगा अर्ध या पार्शियल रूट पैरासाइट, अर्ध या आंशिक, अर्ध को हिंदी में हम लोग आंशिक भी कह सकते हैं। तो अर्ध जड़ परजीवी या आंशिक मूल परजीवी, इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। तो क्लोज के हिसाब से आप याद करें, CLOS क्लोज, उसमें भी ऊपर, तो किसी भी प्लांट की जो स्टेम होती है वो ऊपर की साइड होती है और जो रूट्स होती है वो नीचे की साइड होती है। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सुटेबल न्यूट्रिएंट फॉर लग्जरीज कंजप्शन, लग्जरी कंजप्शन की हम बात करें जिसको शाही उपभोग कहा जाता है। शाही उपभोग कौन से तत्व का किया जाता है? ऑप्शन में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। शाही उपभोग का मतलब क्या होता है? लग्जरी कंजप्शन का मीनिंग क्या होता है? प्लांट को हमने जितना एलिमेंट दिया, प्लांट ने सारा का सारा अपटेक कर लिया, यानी कि पौधे ने पोषक तत्वों का उपयोग तो सारा कर लिया, लेकिन उसके बदले में हमें फसल के उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। हम क्या बोलेंगे, जो इकोनॉमिकली हमारी यील्ड है, जो दाना है, जो ग्रेन है, उसका उत्पादन नहीं बढ़ा। हमने तत्व की मात्रा दी, जितना तत्व ज़्यादा दिया उसका इस्तेमाल फसल ने किया, लेकिन बदले में रिटर्न में हमें जो दाने का उत्पादन प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो उसको हम बोलेंगे शाही उपभोग या लग्जरी कंजप्शन। और दोस्तों ये पोटेशियम यानी कि पोटाश का होता है। तो लग्जरी कंजप्शन की हम बात करें, शाही उपभोग की बात करें, वो पोटाश का होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है तो हम बोलेंगे जिस अनुपात में पोषक तत्वों को हमने प्रयोग किया है उस अनुपात में पौधे के अंदर जब ग्रोथ देखी गई तो हमें दाने का उत्पादन जो है वो उतना अच्छा प्राप्त नहीं हुआ, उतना ज़्यादा उत्पादन हमें प्राप्त नहीं हुआ, उसको शाही उपभोग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। बोटेनिकल नेम ऑफ द सनहेम्प, सनई का वानस्पतिक नाम क्या है? सनहेम्प या सनई जो कि ग्रीन मेन्योर हरी खाद के लिए सबसे अच्छी फसल मानी गई है, बेस्ट ग्रीन मेन्योरिंग क्रॉप, सबसे अच्छी हरी खाद की फसल तो सनहेम्प है। सेकंड नंबर पे आता है ढेंचा। तो पहले नंबर पर सबसे अच्छी हरी खाद की फसल सनई, और सनई का वानस्पतिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। पहला नाम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंडिनम जो कि बरसिम का नाम है। क्रोटोलेरिया जेंसिया ये हमारा आंसर है, यह सनहेम्प यानी कि सनई का है। और साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा जो कि गुआर का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर सनई के नाम की हम बात करें तो क्रोटोलेरिया जेंसिया जो है यह सनहेम्प या सनई का वानस्पतिक नाम है और सबसे अच्छी हरी खाद की फसल के रूप में ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर। जूट और संबंधित रेशे से इनके लिए जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर स्थित है? जूट और संबंधित रेशा इनके लिए अनुसंधान कहां पर होता है? नागपुर, मुंबई और बैरकपुर और कटक में। तो दोस्तों यहां हमारा आंसर आएगा कि जूट और संबंधित रेशे के लिए बैरकपुर में इसका अनुसंधान संस्थान है, ये आपको याद करना है। और जूट की हम बात करें तो जूट को, एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जूट के फाइबर को बास्ट फाइबर कहा जाता है। जूट फाइबर इज आल्सो नोन एज बास्ट फाइबर। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्लांट में कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पौधे में, पौधे के कौन से भाग से जूट निकाली जाती है? आप ध्यान रखना दोस्तों, ये सेकेंडरी फ्लोएम से निकाली जाती है। सेकेंडरी फ्लोएम या द्वितीय फ्लोएम से ही जूट को प्राप्त किया जाता है और फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है। फ्लोएम का जो एक और नाम है वो क्या है? बास्ट। तो फ्लोएम का चूंकि नाम बास्ट है इसीलिए जूट को बास्ट फाइबर कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम दो नाम आप लोगों ने पढ़े होंगे। फ्लोएम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए या भोज्य पदार्थ की बात करें, शर्करा की बात करें, उसके स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है और पत्ती से जड़ की तरफ संवहन का कार्य करती है, जबकि जो जाइलम होती है जड़ से पत्ती की तरफ काम करती है। जिस प्रकार से फ्लोएम को हम लोगों ने बास्ट कहा है उसी प्रकार से जाइलम को वुड कहा जाता है।
जाइलम के लिए एक टर्म है वुड, तो ध्यान रखिए जाइलम के लिए वुड और फ्लोएम के लिए बास्ट टर्म का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और हमारा 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ओके, द एंड होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन की हम बात करें, ईयर कोकल डिसीज, ईयर कोकल डिसीज इज रिलेटेड विथ, यानी गेहूं का जो ईयर कोकल रोग है जिसको सेहू भी कहा गया है, ईयर कोकल जिसको सेहू डिसीज भी कहते हैं, ये किस फसल की बीमारी है। तो बीमारी तो दोस्तों ये व्हीट यानी कि गेहूं की है और ये नेमाटोड से होने वाली डिसीज है। नेमाटोड के द्वारा, नेमाटोड को हिंदी में क्या बोलेंगे, सूत्रकृमि, सूत्रकृमि के द्वारा होने वाली बीमारी है सूत्रकृमि। सूत्र मतलब धागा, कृमि यानी कीड़ा। तो जो कीड़े, जो वर्म जो हैं बिल्कुल धागे के समान, पतले धागे के समान दिखाई देते हैं, उनको नेमाटोड कहते हैं। और ये जो है इसके कंट्रोल के लिए हमें अगर बीजों में ये पता लगाना है कि उसमें नेमाटोड है कि नहीं है तो नमक के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गेहूं की वो कौन सी बीमारी है जिसका पता लगाने के लिए हम लोग बीजों को नमक के पानी में डुबो देते हैं। तो नमक का पानी, नमक के पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो नमक के घोल को, ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल में लाएंगे नेमाटोड से ग्रसित बीजों का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो ईयर कोकल है ये नेमाटोड से होने वाली बीमारी है और उस ईयर कोकल का नाम भी क्या है, एंगुइना ट्रिटिसाई। तो ईयर कोकल जो है डिसीज है उसका जो नेमाटोड है उसका साइंटिफिक नेम है एंगुइना ट्रिटिसाई। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर लास्ट आज का अंतिम क्वेश्चन, व्हाइट रस्ट डिसीज, व्हाइट रस्ट डिसीज इज रिलेटेड विथ विच क्रॉप, सफेद गेरुआ बीमारी कौन सी फसल में लगती है। सफेद गेरुआ को सफेद फफोला भी कहते हैं, सफेद फफोला या व्हाइट ब्लिस्टर डिसीज के नाम से भी ये जानी जाती है, फफोला या ब्लिस्टर डिसीज के नाम से जानी जाती है। और व्हाइट रस्ट या ब्लिस्टर डिसीज की हम बात करें तो मस्टर्ड यानी कि सरसों की बीमारी है और फंगस के द्वारा होती है और उस फंगस का जो साइंटिफिक नेम है एल्बुगो कैंडिडा। तो सरसों के अंदर जो सफ़ेद गेरुआ लगता है, व्हाइट रस्ट या व्हाइट ब्लिस्टर डिसीज, वो फंगस से होती है, फंगस का नाम एल्बुगो कैंडिडा है। और इस प्रकार से दोस्तों ये आज का हमारा जो थर्ड पार्ट है ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर बहुत सारे एक साथ आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, एक साथ 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन हम सिर्फ क्या कर पाएंगे, सिर्फ ये कर पाएंगे जैसा बाकी लोग करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगा दिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगा दिया। ऐसा करके मैं आपको एक दिन में आधे घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। और अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो ये मान के चलिए आप भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और ऐसा करके हम लोग फॉर्मेलिटी कर सकते हैं कि हाँ साहब हमने भी प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन से नया क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। और यहाँ पर रटने की बजाय यदि हम कंसेप्ट को समझने के ऊपर काम करेंगे तो हमें लंबे समय तक इसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे वो आपके दिमाग में लंबे समय तक बने रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में हम लोग बिल्कुल बिना डाउट के उसको सही करके आएँ। तो साथियों कल यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 4 जो है उसकी बात करेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।